बैठ गए तो इधर बैठ जाइए, सामने जैसे दिखेगा, है ना। देखिए एक लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात आपसे हो रही है ना। और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें पीरियडिक टेबल में छवि गुरुवार मैडम ने कुछ पढ़ाया होगा, क्या क्या टॉपिक कवर किया उन्होंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, क्या क्या जानते हैं पीरियड। और ये पीरियड क्यों इसका आवर्त सारणी नाम पड़ा, जो मंडलिक साहब ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, आवर्त सारणी का नाम आवर्त सारणी क्यों पड़ा, या इसे आवर्ती वर्गीकरण क्यों कहा गया, ये बताया गया। वाई दिस टेबल इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। सबसे पहले तो ये जान लें, तो पीरियडिक टेबल किस लिए कहा गया। एक्चुअली क्या है कि जब इसमें तत्व एक क्रमबद्ध तरीके से रखे जाने लगे, तो मंडलिक साहब ने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है, पीरियोडिसिटी। एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, रिपीटिशन। जैसे देखिए आप लिथियम बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ देखिए नियान है, ऊपर हीलियम है, आपको पता होगा ना। उसके बाद नियान के बाद जस्ट यहाँ पे नीचे सोडियम आया, बेरिलियम के नीचे क्या है, मैग्नीशियम, बोरान नीचे क्या है, एल्युमिनियम। कहने का तात्पर्य है लिथियम के बाद आने वाला 1 2 3 4 5 6 7 आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व से गुणों में क्या था, समान था। लिथियम के गुण किसके समान होते हैं, सोडियम। कहते हैं ना क्षार धातुओं का परिवार है, कैसा परिवार है ये, क्षार। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सबसे नीचे क्या है, फ्रांसियम, रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है, रेडियो एक्टिव। तो आप कहते हैं ना एक फैमिली बन गई, परिवार बन गया ना। अच्छा, ये वर्गीकरण की जरूरत पड़ती क्यों है, ताकि तत्वों के गुणों का सरल और क्रमबद्ध हम आसानी से अध्ययन कर सकें ना। कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है, कुछ व्यवहार भिन्न भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनका साइज क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है ना। लेकिन एक परिवार तत्व वे होते हैं जो आपस में गुणों में क्या होते हैं, समान ना। एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति हो रही थी, बार बार दोहराया जा रहा था, इसीलिए इसको कहा गया पीरियोडिसिटी। क्या कहा गया, पीरियोडिसिटी, या हिंदी में कहते हैं आवर्तिता। क्या कहा जाता है, आवर्तिता। आवर्तता माने गुणों का दोहराया जाना, और इसीलिए इस व्यवस्था का नाम क्या रखा गया, यह क्या है, आवर्त सारणी है ना। आवर्तिता, गुणों के तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होने कारण इसलिए कहा गया, इनके गुणों की फिर से बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो रहे हैं। और जब गुण रिपीट होते हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर मेरा लेक्चर लग जाए एक निश्चित अंतराल के बाद, तो कहते नहीं आज हमारा केमिस्ट्री का पीरियड है, हाँ, पीरियड शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि ये लेक्चर एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से रिपीट होगा। जैसे आज मेरा लगा है, कल लगा है, ये लेक्चर सेम टाइम पे दोहराया जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि हमारे लेक्चर की क्या हो रही है, आवर्तिता हो रही है ना। इसलिए दोहराए जाने के गुण को, इसलिए अगर कोई पूछे कि आवर्त सारणी का नाम आवर्त सारणी क्यों रखा गया, तो आप क्या कहेंगे, यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें तत्व के गुण एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं ना। और देखिए जैसे सारे गामा पा धा नी सा, जैसे स्वर जो संगीत के सुर हैं ना, फिर से रिपीट करता है ना, 8वां स्वर रिपीट करता है बार बार ना। उसी तरीके से इस व्यवस्था में तत्व के गुण एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार क्या करते थे, रिपीट करते थे ना। आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले प्राउस्ट की परिकल्पना आई, बताया गया था, प्राउस्ट है ना। उन्होंने कहा कि सभी तत्व जो है हाइड्रोजन परमाणुओं से ही निर्मित है ना। और फिर आया डोबे राइनर का त्रिक व्यवस्था। क्या आया, डोबे राइनर। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने लगभग इनके समय 20 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने कहा कि जो बीच वाला तत्व है, जैसे लिथियम, बेरिलियम और बोरान है ना, 3 Li7, 4 बेरिलियम 9, 5 B10, इनका ये मानना था कि जो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार है, इनका अगर हम ऐड कर दें, एवरेज निकाल लें, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार लगभग उतना ही होगा। तो देखिए 10 7 17/2 8.5 नियरेस्ट 9 ना। किसी किसी का पूरा एग्जैक्ट भी आ जाता था, 6 C12 7 N14 8 O60। अब देखिए आप
16 प्लस 12 जोड़ दीजिए 28 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, देखिए 14 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 आया, है ना। तो अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल के संबंध में विचार रखे ना। जैसे एक सेटिंग किया कि उनके समय में उनकी जैसी व्यवस्था उस समय जो स्थिति थी तत्वों की ना। तो अच्छा देखिए, वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? गुणों में अध्ययन की आसानी के लिए ना। जैसे हमारे समाज में भी वर्गीकरण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई काम के आधार पे जाना जाता है ना, अपने या परिवार, जैसे कहते हैं ना ये फैमिली जा रही है, ये फैमिली जा रही है। फैमिली क्यों? उनके सारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके गुणों के अध्ययन में क्या हो, आसानी हो ना, उनसे परिवार पहचाना जाता है उनका ना। उसी तरह तत्वों का परिवार है। अच्छा, आपको बताया गया होगा डोबेर-आयरन के ट्रिक के बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसका अष्टक नियम आया था? न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब कहते थे कि आवर्त सारणी में आने वाला प्रत्येक 8वां तत्व, जैसे ये देखिए ये उन्हीं की व्यवस्था थी, प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व से गुणों में क्या दिखाता है, समानता ना। जिस तरह संगीत के 8 सुर होते हैं, 8वां स्वर फिर से रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा ना, तो इस तरह से रिपीट करता है। तो इसमें कहा, लेकिन देखिए इनकी भी व्यवस्था फेल हो गई। कैसे? जब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे आर्गन, फिर से यहाँ आया 19, यहाँ कैल्शियम 20। अब देखिए, अब इसके बाद आपकी पीरियोडिक टेबल एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि इसके बाद 10 तत्व बीच में भर जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद फिर से इधर शुरू होता है ना। इसका मतलब जो पहले 8 के बाद दोहराए जा रहे थे, नीचे आने जो और तत्वों की खोज हुई तो उनका रिपीटेशन 18 तत्व बाद होने लगा। क्या होने लगा? अच्छा, तो न्यूलैंड की भी ये व्यवस्था, अष्टक नियम जो उन्होंने दिया, एक तरीके से फेल्यूर हो गया कि हर 8वां तत्व ही गुणों में समान नहीं है। जैसे और तत्व जो खोजे गए, जैसे देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, बीच के, है ना, ये सब बीच के एलिमेंट है ना। तो जब ये होने लगा तो 1 2 10 1 12, और यहाँ से देखिए यहाँ से शुरू होता है ना, जैसे यहाँ कार्बन हमने यहाँ लिख दिया है, एक्चुअली ये सब कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। आप यहाँ देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट जिसको आप बोलते हैं, ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ये देखिए, और इसके ऊपर क्या है, हीलियम। ये देखिए 6 खड़े कॉलम में ये व्यवस्था है। ये देखिए आप बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, है ना, ये देखिए ऐसे है ना। और मैग्नीशियम बाद यहाँ क्या है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये देखिए ये इसके सामने है। अच्छा बताइए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। अब देखिए 30 है। अब यहाँ इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टंटीन, है ना। ये जो तत्व हैं आप देख रहे हैं, बीच में 2 फैमिली, ये खड़े कॉलम हो गए ना। अब देखिए, और बीच में यहाँ से ये देखिए, फिर ये इसकी श्रेणी होगी, इसकी श्रेणी होगी, फिर इनकी श्रेणी होगी। आपको पता है जो यह ब्लॉक हैं नीचे रखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल बनवाया गया था कि नहीं, आप लोगों को बनाया गया था ना। तो बेटा देखिए, अब यहाँ पर कितने 1 2 3, अब देखिए ये 3D श्रेणी है। आप इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। और ये क्या हो गए, एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। एस ब्लॉक में इनको ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है वही उस तत्व का ब्लॉक होता है ना। जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है ना। आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s1 ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, s में, इसलिए लिथियम क्या है, s ब्लॉक ना। तो बाद में जो सबसे सुटेबल व्यवस्था
इन्होंने तैयार कराई और डेमेट्री मेंडलीव थे रशियन साइंटिस्ट, है ना। ये देखिए पीरियड टेबल यहाँ पे गिरा हुआ है, इसको नाम दीजिएगा, ठीक है ना। पीरियडिक प्रॉपर्टीज में सुविधा होगी। पीरियडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस वगैरह पढ़ाया गया है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट तो आप इसमें जल्दी इस तरफ बता दिया जाता है। ये तत्व थे, इनका ये लक्षण था, दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या थी ना। तो अब इस व्यवस्था को जिसमें तत्व अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखे गए हैं। किसके आधार पर? जो आधुनिक आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी ना। एक आपने सुना होगा मेंडलीव साहब जब थे, उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया ना, और कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ना। इन्होंने कहा लेकिन जैसे ही समस्थानिक खोजे गए, क्या खोजे गए? आइसोटोप ना। उनके समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न। ये देख रहे हैं आप, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न। तो बताइए तब इनको रखने में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अच्छा, हाइड्रोजन के 3 टाइप हैं, 3 जो है ये समस्थानिक है, फिर इन्हें कहाँ दिया जाए? क्या इनके लिए 3 कॉलम इस्तेमाल किया जाए? तो तत्वों की यह व्यवस्था मेंडलीव साहब की दोष हो उसमें उनके आवर्त सारणी में क्रिएट हो गया। अच्छा, कभी कभी मेंडलीव साहब ने क्या किया कि बढ़ते हुए परमाणु भार वाले, उन्होंने कहा था बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखना है, लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे मिले जिनको कि उनका परमाणु भार ज़्यादा था, उनको पहले रख दिया गया और कम वाले को बाद में, ताकि उस परिवार के तत्वों से गुणों में क्या रहे? समानता रहे, है ना। गुणों समान रखने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन अपनी ही व्यवस्था, अपने ही नियम में उनको क्या करना पड़ा? सुधार करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए ना। तो कहीं अधिक वाले को कम के पहले रख दिया गया, ठीक है ना, तो फिर कम वाले को बाद में। जैसे आयोडीन का 127 था, और है ना, और एक उसके पहले जो तत्व था उसका थोड़ा सा पॉइंट में अंतर था, है ना। तो उन्होंने उसको पहले रख दिया और उसको कम वाले को बाद में रख दिया, ताकि गुणों में समानता बनी रहे। तो समस्थानिक जब आया, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी क्रिएट किए समस्थानिक, है ना, कि इनको कहाँ रखा जाए। अक्रिय गैसें भी ज्ञात नहीं थी। मेंडलीव साहब के समय लगभग 60 तत्व ही ज्ञात थे, है ना। न तो अक्रिय गैसें ज्ञात थी, लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी नहीं ज्ञात थे, है ना। तो अब जब समस्या आई तो एक साइंटिस्ट थे मोजले, है ना, उन्होंने क्या किया कि यक्स की जो फ्रीक्वेंसी है और यक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट के बीच में जब ग्राफ खींचा तो देखा कि ग्राफ जिग जैग आ रहा था, जिग जैग, है ना, मतलब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के वर्सेस खींचा तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ, y बराबर mx+c, सरल रेखा समीकरण का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि और कंक्लूजन निकाला, तत्व का मुख्य लक्षण परमाणु भार न होकर के परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। और उन्होंने मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी में संशोधन करके अपना नियम दिया, जिसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त नियम। कौन सा नियम कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम में उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं ना। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट आर, क्या कहा? तत्वों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। और जब नंबर में कर दिया तो इनकी जो समस्थानिक वाली समस्या थी खत्म हो गई, है ना, कि भाई अब इनका परमाणु क्रमांक सेम है तो ये उसी में रखे जाएंगे और इसके अलावा कहीं और रखे नहीं जाएंगे, है ना। और एक्चुअली क्या है, बहुत सारी समस्याएं, जैसे 8O16, 8O17, 8O18। अब बताइए, जो परमाणु भार था एक्चुअली में इनका एवरेज आता था, क्या आता था? एवरेज। परमाणु भार फ्रैक्शनल भी होता था, जैसे कॉपर का आपको पता है 63.5 आता है एटॉमिक वेट। कितना आता है? 63। मतलब कि भिन्नात्मक है ना, तो भिन्नात्मक तो होने कारण ये जो ग्राफ आ रहा था जिग जैग आ रहा था। और अच्छा, परमाणु क्रमांक सेम है, कॉपर जैसे 29 आता है तो 29 है ना। तो इसीलिए जो मोजले साहब ने नियम दिया, आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं ना, और कहा कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा, इसके बाद भी जब डी ब्लॉक तत्व खोजे गए, एफ ब्लॉक तत्व खोजे गए, तो फिर से इनमें भी, और हाइड्रोजन का स्थान आपको पता है विवाद का विषय है, लेकिन यहाँ पे रखा गया है। इसलिए आप देखिए हाइड्रोजन का
क्यों हाइड्रोजन को कहा जाता है विवादित है? आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है ना। क्यों? क्योंकि बताइए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। उसी तरह क्षार धातुओं के बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। देखिए 3 होता है परमाणु। आप बोरबरी के नियम पढ़े तो पहले में 2। मैं बोरबरी के नियम उस तरफ मुझे पढ़ा रहा था तो मैं ही बताया सारी चीजें। अब तो वर्ग निकालना। तो बताइए एक ये है। तो बताइए जिस तरह क्षार धातुओं के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इससे इस तरह के गुण तो मिलते थे। जिस तरह नमक बनता है NaCl, उसी तरह HCl बनता है ना, 1:1 रेशियो का ना। लेकिन बहुत सारे गुण इनसे ज्यादा ये हैलोजनों से इनके मिलते थे, इस परिवार से मिलते थे। क्योंकि अच्छा बताइए हर परमाणु क्या चाहता है? या तो हमारी बाहरी कक्षा छोटा परमाणु है, चाहता है कि हम हीलियम जैसा बदल जाए। कैसे बदल जाए? हीलियम, अक्री गैस। अक्री गैस की संरचना प्राप्त कर लें ताकि हमको किसी से क्रिया करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो हाइड्रोजन की डिमांड क्या होगी कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और हीलियम की तरह बदल जाए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, है ना। तो बताइए इसमें कौन क्या क्षार धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण है। कैसा गुण है बताइए? अब बताइए लिथियम है 2 और 1 अस्थाई होना चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग के अस्थाई होगा ना, तभी तो अंदर हीलियम जैसा बनेगा ये ना। तो बताइए जबकि हाइड्रोजन में क्या है? अच्छा एक ही बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये भी त्याग दे इसके पास क्या रह जाएगा ना। इसका मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ले लेना। और जब ये डोनेट कर देता है H+ आयन बनता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं, है ना। प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम क्यों है समझते हैं? प्रोटो शब्द से इसका उत्पत्ति है। प्रोटो माना सबसे पुराना। जब पूरा जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो सबसे पहला एलिमेंट एटमॉस्फेयर में था वो था हाइड्रोजन, है ना। इसीलिए रदरफोर्ड ने इसके धनावेशित आयन को प्रोटॉन कहा, है ना। प्रोटो शब्द से सबसे पुराना। न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन क्यों है? क्योंकि वो न्यूट्रल शब्द से, न्यूट्रॉन आप पता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, है ना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन, है ना। और प्रोटो सबसे पुराना से प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन नाम दिया था एक्चुअली में खोजकर्ता तो जे थॉमसन है, लेकिन नाम दिया था स्टोनी ने। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल यानी आवेश की प्रारंभिक जो बेसिक यूनिट मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही माना जाता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश। 1 इलेक्ट्रॉन कितना कूलाम का होता है? इतना होता है ना। यानी किसी भी ज्ञात पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को अब बेसिक यूनिट माना गया, है ना। और पहला इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल था जिसका निगेटिव चार्ज था, इसीलिए इलेक्ट्रिकल शब्द से निकल गया, इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल में फिर हाइड्रोजन की जो ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपको पता है हाइड्रोजन H दोनों मिलकर कोवलेंट बना के हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? अच्छा बताइए कभी Na2 अकेले ऐसे पड़ा देखे हैं क्या? नहीं ना, इस तरह डाइमर फॉर्म में नहीं पाया जाता है ना। तो इसका आप देखिए आज जो हाइड्रोजन है सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? जबकि ये सब क्षार धातु में कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, त्याग देती हैं एक पे धन और जो लेने वाला ऋण, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं ना। तो बताइए तो ये बताइए डिफर बिहेवियर है कि नहीं हाइड्रोजन का? जिस प्रकार ऐसे बताइए आपने पढ़ा होगा क्लोरीन गैस, Cl साझा किया क्लोरीन H2 बनता है, उसी तरह Cl2 बनता है ना। बताइए कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं ना। जिस प्रकार ये सब गैसें हैं उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। जबकि ये क्या है? ठोस धातु में है, नर्म और सॉफ्ट। तो बताइए कई प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की ऐसी निकली जो कि इनसे ज्यादा इस परिवार से मिलती थी। अब हाइड्रोजन को हम सेवंथ, ये देखिए ये सेवंथ ए ग्रुप में है, इसका मतलब हाइड्रोजन को हमको फर्स्ट ए समूह के साथ सेवंथ ए समूह में भी रखा जाना उचित था ना। इसीलिए हाइड्रोजन का स्थान क्या हो गया? विवादित। लेकिन अभी भी यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि अब ये जो सारणी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? 1s क्या करते हैं ना। तो बताइए इसका मतलब हाइड्रोजन को s ब्लॉक में एलिमेंट में रखा गया है ना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी इसकी इससे भी ज्यादा इस फैमिली से, है ना। तो ये विवाद का विषय था। लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों का स्थान विवाद का विषय था, उन्हें आवर्त सारणी के बाहर क्यों रखा गया, राइट ना। तो और बीच में डी ब्लॉक अक्री गैस बाद में खोज हुई,
तो इनको लिए अलग से कॉलम जोड़ा गया। पहले तो 8 कॉलम थे, बाद में 9वां कॉलम जोड़ा गया मेंडलीव के समय ना। फिर बाद में अब देखिए, अब जो नवीन पीरियड टेबल है 1 से लेकर 18 कितने होंगे, कितने खड़े कॉलम देखिए 1 2 3 10 1 12 13 14 15 16 17 और 18 है कि नहीं। तो बताइए अब आवर साड़ी में, अच्छा इसे कहते हैं इस तरह जो हॉरिजेंटल कॉलम है, कैसे कॉलम है, हॉरिजेंटल क्षैतिज कॉलम, इन्हें कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है, ये आवर्त है। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है ना। अगर पूछे कि आवर्त सारणी में, नवीन दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं, समूह है ना, तो बताइए 7 हो गए आवर्त और 18 खड़े कॉलम को क्या कहा गया, समूह है, ग्रुप्स है ना। 18 खड़े कॉलम वर्टिकल कॉलम ना, ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं ना, इनको क्या कहा गया, 18 समूह और 7 क्या है, आवर्त है ना। अच्छा देखिए अब बीच में जो है इनकी प्रॉपर्टी यस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यस्थ प्रॉपर्टी के थे, मध्य वाले है ना, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कैसा तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ना। तो ये पीरियड टेबल की रूपरेखा थी, आई थिंक बताई गई होगी, इसमें प्रॉपर्टी और बताया गया होगा। डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध क्या है बताइए, आप लोगों बताइए, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। जो पहले लोग आ रहे थे वो क्यों नहीं आते हैं, ये लोग कहा करिए कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जिनको आना चाहे भी नए तो भी एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं जैसे किसी के स्वास्थ्य बैठक गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, है ना। तो जब अभी सही है तो प्रॉपर क्लासेस चलेगी, फिर चलती है कि नहीं चलती है ना। लेकिन ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों तो उनको बेनिफिट मिलेगा ना। तो हाँ, विकर्ण संबंध क्या है बताइए, विकर्ण संबंध क्यों पाया जाता है और कौन कौन से तत्व विकर्ण संबंध दिखाते हैं। जैसे लिथियम का सर मैग्नीशियम, हाँ लिथियम का मैग्नीशियम, क्यों, लेकिन रीजन बताइए ऐसा क्यों है, विकर्ण संबंध का क्या कारण है और किस आवर्त के तत्वों में विकर्ण संबंध पाया जाता है बताइए। अच्छा देखिए लिथियम है, बेरिलियम, आइए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे ही हैं, और जस्ट इनके नीचे क्या, लिथियम नीचे क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे क्या है, फास्फोरस। तो प्राय देखा गया है ये, अब ये किस आवर्त के हैं बताइए, आवर्त 2 और ये किसके हैं बताइए, आवर्त 3। अच्छा कैसे पता करते हैं कि किसका आवर्त क्या है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि आवर्त डिसाइड करता है बोरबरी के नियम से। जैसे देखिए लिथियम है, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 1, जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं वही होता है उसका आवर्त। तो बताइए कितने कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2, तो लिथियम किस आवर्त का है, दूसरे का। सोडियम देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1, कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3, तो सोडियम किस आवर्त का है, तीसरे ना। तो पहली बात तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए जान लीजिए आवर्त 2 और 3 के तत्व शो करते हैं ना। ये अपने परिवार के गुणों में तो समानता दिखाते ही हैं, साथ में जो अपने डायगोन पर हैं, विकर्ण पर तत्व हैं, इनसे भी गुणों में समानता दिखाते हैं ना। तत्वों के इसी संबंध को विकर्ण संबंध कहा जाता है ना। ये इनका परिवार तो है ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड सो ऑन ना। लेकिन बट अब ये क्षारीय मृदा धातुओं का परिवार है, लेकिन इनसे ये विकर्णी क्या है, संबंध रखते हैं, है ना। और धीरे धीरे आगे थोड़ा सा कम हो जाता है जाते जाते। इन परिवारों में मेन इनका जो है, और ऐसे विकर्ण संबंध का रीजन बताया गया है, क्यों विकर्ण संबंध पाया जाता है, विकर्ण संबंध का कारण क्या है। कभी कभी क्या होता है, जब तत्व एटॉमिक जो इसकी त्रिज्या होती है लगभग नियरली सेम होती है ना, तो गुणों में भी उनके जो कंपाउंड बनते हैं उनके गुणों में भी क्या होती है, समानता होती है ना। तो जैसे अब यहाँ देखिए लिथियम प्लस और मैग्नीशियम डबल प्लस 0.71 0.72 एंगस्ट्रॉम, ऐसे इनका रेडियस आसपास होता है ना। यानी कहने का मतलब विकर्ण संबंध का कारण है इनकी आणिक त्रिज्याओं का लगभग समान होना। क्या होना, ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम बराबर नहीं कर रहा हूँ,
थोड़ा सा साइज में अंतर तो आएगा ही है ना। तो लेकिन इनकी जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं इनकी लगभग क्या है, बराबर है। इसीलिए ये भी अपने गुणों में क्या करते हैं, समानता दिखाते हैं। तत्वों के इसी संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है, विकर्ण संबंध कहा जाता है ना। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, बेरिलियम सो डायगोनल रिलेशनशिप विथ, अब देखिए ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। देखिए जब आप अच्छी तरह पहचानते रहेंगे कि आवर्त और 2 और 3 के तत्व ही हैं ना, तो बताइए अब तो यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन अब हमने बनाया है आपसे ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेरिलियम का पूछ रहा है ना, तो उसके जस्ट नीचे वाले से साइड वाला आगे वही तो डायगोन पे होगा उसके ना, तो उसके बेरिलियम जस्ट नीचे कौन है, मैग्नीशियम। अब उसके जस्ट बगल में इसमें उसके नीचे कौन है, एल्युमिनियम ना। तो आपका आंसर क्या होगा, इस तरह ऑब्जेक्टिव में टिक हो जाएगा, आपका आंसर क्या है, एल्युमिनियम ना। एल्युमिनियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम। और व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस, ड्यू टू सेम आयनिक, नियरली सेम आयनिक रेडियस ना। इनके आयनिक रेडियस नियरली क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, बराबर। इसलिए जो इनके जब तत्व बंदी यौगिक बनते हैं उनके गुणों में भी क्या होती है, समानता है ना उनका। तो इस तरह ये एक बताया गया होगा विकर्ण संबंध। एक दूसरा बताया होगा ब्रिज एलिमेंट क्या है, सेतु तत्व। कोई हमें बताए, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा बेसिक में, क्योंकि इसी की बेसिक से अगला चैप्टर जो पीरियडिक, इसमें ये जो पार्ट है घटता बढ़ता आयनिक रेडियस, आयनन आयन पोटेंशियल है ना, बहुत क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा नीट का या आईटी पेपर नहीं होगा जिससे पीरियड टेबल के इस पार्ट से कोई क्वेश्चन न रहता हो। अक्सर आप देखिए ये तो आवर्ती वर्ग, ये डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह से पहले पूछ ले, अब बाकी तो कहानियां हैं, इतने आवर्त हैं, इतने वर्ग हैं, ऐसा है वैसा है, गुण दोषों की विवेचना की जाती है पहले पार्ट में ना। आमंडी आवर्साणी के गुण क्या थे, दोष क्या थे ना, और फिर मोजले का आवर्तीयम क्या था, क्यों दिया गया है ना, डिमेरिट आज भी आवर्त में कौन कौन सी परेशानियां हैं, क्यों हाइड्रोजन का स्थान विवादित है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्लासिफिकेशन पार्ट में क्या है, पूरा डिस्कवरी है, कैसे हुआ क्या हुआ है ना। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है, इसे क्या सेकंड पार्ट में मैं कल भी मैं फोकस करूंगा, इनमें ये बहुत जबरदस्त है, इसी से सबसे कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं है ना। तो उसके लिए बेसिक जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले जानें। ब्रिज एलिमेंट क्या है, ब्रिज एलिमेंट सेतु तत्व, हिंदी में क्या कहते हैं, सेतु तत्व। इसका मतलब ऐसे तत्व होंगे जो कनेक्शन का कार्य करते होंगे, पुल का काम करते होंगे है ना, पुल है ना, बनाते यानी दो कंपाउंड के बीच के गुणों वाले, मध्यस्थ गुणों वाले है ना। तो देखिए हम आप बता दें, ब्रिज तत्व पहली बात तो आवर्त 3 का तत्व होता है। किसका तत्व होता है, आवर्त 3 है ना। तो जैसे देखिए बेरिलियम के जस्ट नीचे क्या है, मैग्नीशियम। ये देखिए मैग्नीशियम किससे बताइए, किस पीरियड का है, किस आवर्त का है, इसका ग्रुप, ये ग्रुप क्या है बताइए। मैग्नीशियम 282 होता है, सेकंड ए का है, किसका है बताइए, सेकंड ए। तो बताइए जैसे ये सेकंड ए का एलिमेंट है तो इसके गुण किसके समान होंगे, किसके समान होंगे बताइए। ये इसके अपने परिवार से समानता दिखाया ही दिखाएगा ना। मैग्नीशियम नीचे क्या है बताइए, कैल्शियम है ना, कैल्शियम नीचे क्या है, स्ट्रोंशियम, इसके नीचे क्या है, बेरियम है ना। लेकिन ऐसी ही प्रॉपर्टी जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये देखिए आप, जिंक भी बताइए सेकंड बी का होता है। जिंक क्या, किस फैमिली का है, सेकंड। कैसे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है, 2 8 18 2। इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है। बताइए मैग्नीशियम की भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सेम है तो निश्चित है गुणों में कुछ समानता पाई जाएगी ना। बस ये नर्म और सॉफ्ट है, ये हार्ड मेटल है। जिंक, कैडमियम, ये जानते हैं पारा है, पारा भारी, मतलब ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में है, भारी होता है ना। देखिए जो थर्मामीटर चढ़ता है ऊपर ऐसे शाइनिंग वाला क्या होता है, पारा होता है ना।
तो अब बताइए ये हैं सेकंड ए के और ये है सेकंड बी के, यानी जो सेकंड अपने परिवार से गुणों में समानता दिखाता है, साथ में अपने उपवर्ग दूसरे उपवर्ग बी वाले से, इनसे भी गुणों के बीच मध्यस्थता का काम करता है ना। जैसे अब देखिए मैग्नीशियम किस आवर्त का है, तीसरे है पहली चीज तो 2 8 2 तीसरे आवर्त का हुआ। अपने से परिवार से तो गुणों में समानता इसी परिवार का ही है ना, लेकिन जो अपना उपवर्ग है सेकंड बी आपको याद है जो पीरियोडिक टेबल बने जो डी ब्लॉक थे, डी ब्लॉक में कॉपर और यहाँ जिंक थे, इसलिए इसमें लिखा होगा फर्स्ट बी सेकंड बी। चाहे तो आपके सामने देखिए पीरियोडिक टेबल है, देख लीजिए, ये देखिए आप देख रहे हैं आप, ये देखिए फर्स्ट ए सेकंड ए शुरू हुआ, फिर थर्ड ए यहाँ से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवंथ ए 0 राइट। और देखिए थर्ड बी यहाँ से स्टार्ट है स्कैंडियम फैमिली से, थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स्थ बी सेवंथ बी। अर्थ को ए और बी में नहीं बांटा गया है, इसमें तीन एलिमेंट आते हैं आयरन कोबाल्ट निकेल, ठीक है। लेकिन कॉपर देखिए फर्स्ट बी जिंक सेकंड बी। अब आप सोच रहे हैं कि मैग्नीशियम यहाँ है और जिंक यहाँ है, यहाँ से संबंध बना रहा है, सोचिए यानी मैग्नीशियम दो परिवार अपने परिवार क्षेत्र गुणों में समानता दिखाई रहा है, लेकिन अपने जैसा इसी के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक कैडमियम और मरकरी में भी हैं। ये देखिए जिंक कैडमियम मरकरी देख रहे हैं ना, तो इनसे भी गुणों में क्या दिखा रहा है, समानता दिखा रहा, मध्यस्थ गुणों वाला पुल बना रहा है बिटवीन सेकंड ए एंड सेकंड बी। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सेतु तत्व है, ठीक है ना, तो सबसे पहले पहचान के लिए क्या रखेंगे, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, आवर्त 3 में अगर बढ़ रहा है तो वही तत्व हमारा क्या है, सेतु तत्व है ना। जैसे एल्युमिनियम, अब देखिए एल्युमिनियम की क्या कंडीशन है, एल्युमिनियम कहाँ है देखिएगा, एल्युमिनियम है थर्ड ए का, किसका है बताइए कैसे, 2 8 3। देखिए बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, वर्क हो जाता है थर्ड ए, जो पहले खोजेगा ए जो बाद में खोजेगा बी ना। अब देखिए आप थर्ड ए का है, इसका मतलब अब इसका परिवार तो वही है थर्ड ए वाला। एल्युमिनियम के जस्ट नीचे क्या है, गैलियम इंडियम थैलियम, ये थर्ड क्या है, ए के ही एलिमेंट है। और बताइए फिर इसी की जैसे और कौन है बताइए, एल्युमिनियम थर्ड ए, थर्ड बी में क्या है बताइए, स्कैंडियम है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए थर्ड बी में कौन है, देखिए स्कैंडियम, ये टर्बियम, और यहाँ पे लेंथेनम होगा, उसको निकाल के जो बाहर किया गया है 57, क्योंकि लेंथेनम लेंथेनाइड हो जाता है यहाँ से, इसलिए यहाँ रखा नहीं गया, यहाँ से अलग कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड ए एल्युमिनियम यहाँ है, थर्ड बी के तत्व यहाँ है, इनसे गुणों के बीच किसका काम करेगा, और लेंथेनम इस पीरियड में ये क्या है, थर्ड बी वाले हैं, किसके हैं थर्ड बी, ये क्या है थर्ड ए, और इन दोनों के बीच में जो पुल का काम करता है कौन काम करेगा, एल्युमिनियम, राइट ना। तो अच्छा एल्युमिनियम की भी यानी सेतु तत्वों की पहचान के लिए हम किस आवर्त के तत्व को देखेंगे, तीसरे आवर्त का तत्व ना। विकर्ण संबंध के लिए किसको देखें, आवर्त 2 और आवर्त 3, ठीक है, और ऐसे राइट ना, डायगोन पे जो होगा ना। अब एक होता है टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये किसे कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि तत्व। हम आपको बता दें आवर्त 2 और 3 के पहले दूसरे, जैसे देखिए लिथियम, जी भाई जी गुड मॉर्निंग, हाँ अच्छा एक्चुअली मूल्यांकन चल रहा है अभी, मैं यहाँ नीट वाली कोचिंग बताया नहीं था उस दिन, मैं यहाँ पे हूँ, मैं प्रतीक को भेज रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है सर थोड़ी देर ले आ जाए क्योंकि उधर मूल्यांकन में चल रहा है, तो आप रहेंगे, हाँ। तो एक्चुअली सर सत्र 3 का जो बुकलेट है उन लोगों के पास है, मेरे पास
पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने उसमें, और लैपटॉप नहीं चल रहा था, तो या तो पीपीटी से मैं देख के बोल दूंगा, या फिर बुकलेट उन लोग पास हो जाए मिल जाएगा। मैंने प्रतीक को भी क्या रखा है, थोड़ा सा देखिएगा। आइस ब्रेकिंग ना, ठीक है। आज फर्स्ट डे आइस ब्रेकिंग है क्या उधर भी? हाँ 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 हाँ। तो सर परिचय और स्वागत में आप फर्स्ट सेशन में रहेंगे ना? फर्स्ट सेशन में आप ले लेंगे ना शुरुआत में? हाँ हाँ हाँ, जी जी। ठीक है, वो सब यार मैं फ़ोन कर दूंगा सर, फ़ोन कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं प्रतीक को भेज रहा हूँ। ठीक। हेलो भाई साहब, वो उसके वाले आए हुए हैं कंप्यूटर सेटअप करने, क्या कहते हैं वो, जो हमारी ट्रेनिंग है वो अमरीश वगैरह आ गए हैं, तो सेटअप वेटअप करना है। अब मैं यहाँ पे हूँ आदर्श बजरंग में, तो सौरभ आर्या फ़ोन किए, सर डायरेक्ट खुला नहीं है, तो हमने कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ। तो सर वो प्राचार्य जी फ़ोन कर दीजिए कि सर खुलवा दो, लोग आए हुए हैं हमारी ट्रेनिंग में। अरे 9:30 से शुरू हो जाती है। हाँ 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 हाँ, उसकी टाइमिंग 9:30 से, तो लोग 9 बजे 8:30 बजे सेटअप करना शुरू करें, ठीक है। हाँ, और थोड़ा पहले पहुँच जाए सर, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ भी क्लास है। अच्छा, आप फ़ोन कर दीजिए, खुलवा दीजिए, फिर आप पहुँच जाइए चरणों को सब, ठीक है। तो देखिए आप, जो ये परिवार के हैं, ये किसके हैं, आवर 2 का है, और ये आवर 3। बेरिलियम नीचे क्या होगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे आर्गन। तो ये अपने परिवार के गुणों के, देखिए जैसे ये पेरेंट है, अपने माता पिता हैं, समझिए, इन्हीं के लक्षण नीचे वाले फॉलो करते हैं, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ना। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, यानी अपने परिवार के गुणों का प्रतिनिधि है ना। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर और दवा के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं, है ना। जब जाते हैं हमारा, आप लोग देखे होंगे बढ़िया बैग वैग लड़का है ना, डॉक्टर वह प्रचार के लिए जाते हैं कि सर ये दवा नहीं आई है, इस रोग में काम आएगी, इसको आप लिखिए, है ना। तो जब लिखता है तो अगर दवा अच्छा फंक्शन कर रही है, लिखना शुरू कर देता है, तो मेडिकल स्टोरों में उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो दवा और उसके डॉक्टर के बीच में। तो यहाँ पर क्या है कि अपने परिवार के गुणों से परिचित कराते हैं पहले दूसरे सदस्य, है ना, यानी ये मुखिया है अपने परिवार ना। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, दे आर, ये पहला दूसरा, ये पहला दूसरा, ये दोनों, मतलब जस्ट नीचे वाले। अच्छा बताइए, डायगोनल रिलेशनशिप तो ऐसे ऐसे वाले हैं 2 और 3 में ना, लेकिन पहले और दूसरे तत्व अपने परिवार के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या प्रारूपी तत्व कहते हैं ना। तो ये फर्स्ट पार्ट में था, जो बाद में इनर्ट गैसेस खोजी गई, लेंथेनाइट खोजे गए, एक्टिनाइट खोजे गए, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कवर हुए ना। तो ये था पहले, आपको शायद में भी मैडम ने पढ़ाया भी होगा ये वाला पार्ट, कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, क्या क्या उसके पीछे में इतिहास रहा है, और ये एलिमेंट क्या थे। अब आप बता देंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए, तीसरे और चौथे का ऊपर नीचे वाला, दूसरे तीसरे का जस्ट ऊपर और नीचे वाला। विकर्ण संबंध क्या, दूसरे तीसरे के डायगोन पर है ना,
और ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, जो अपने उपवर्ग और अपने बी उपवर्ग के गुणों के बीच के होते हैं ना, कड़ी कनेक्ट करते हैं दूसरों को ना, दोनों को, उसे क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं ना। और आपने सुना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट के लक्षण, एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण, एस ब्लॉक तत्वों के लक्षण, पी ब्लॉक तत्वों के जो सामान्य लक्षण है, क्योंकि जब आप पूरा इनका परिवार पढ़ते हैं 11th में, आपको पता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक है। आप इंटर फाइनल, आप लोग इंटर पास आउट है ना, बीएससी हो गया, अच्छा कहाँ से, जैन कॉलेज से, आप कहाँ से हैं, अतारा पीजी कॉलेज से, अच्छा प्राइवेट से हैं। तो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं कि किसकी, पीसीएस की, अच्छा तो पीसीएस तैयारी में, हाँ पीसीएस में किससे क्या सब्जेक्ट रखा है, हाँ खैर ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं ये एसएससी से लेके मेडिकल में हर जगह आते हैं, है ना, इनका पेयर टेबल, और अभी डीलर के टीचर बनने जाएंगे तब भी इनसे पूछा जाता है ना। तो ये सब ये कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत पूछी जाती है। अभी मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया गया नहीं आप लोगों को, पढ़ाया गया मैकेनिज्म, है ना, नहीं पढ़ाया गया, खैर बहुत सारी चीज़ें बेस बनाना है। एक्चुअली मैं बाहर रहा नहीं तब तो मैकेनिज्म सब पढ़ा चुका होता मैं आपको, केवल आपको उतना केवल दे देने से जो एंट्रेंस सिलेबस में वो काफ़ी नहीं है, नीट और कंपटीशन के लिए, समझ रहे हैं ना, उसके लिए अलग से कंडीशन बतानी, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, अगर हम कह दें कि कौन सा यौगिक एल्डोल कंडेंसेशन देगा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन देगा, कॉन्सेप्ट है आप लोगों के दिमाग में। आप एल्डिहाइड कीटोन में देख रहे हैं, लेक्चर आपके लग रहे थे, हैं नहीं, आपको मैंने देखा था एल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर, मैडम का लिखा हुआ था नाम, है ना। तो आपको सिंपली उस तरह केवल इंटरमीडिएट पढ़ाना सफिशिएंट नहीं है, कंडीशन जाननी पड़ेगी, मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट बना पाओगे आईआईटी कर उसके, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए यौगिक मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल संघनन देगा। और अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं किसको है, आप जान लीजिए, एल्डिहाइड फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन होना चाहिए, वो कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। और उस पर एक भी हाइड्रोजन यदि लगा होगा तो वही है अल्फा हाइड्रोजन, समझ रहे हैं ना। अच्छा बताइए, इसमें तो है नहीं, कार्बन ही नहीं है इसके बगल में, तो नहीं देगा, है ना। ये देखिए सेकंड कंपाउंड देखिए, ये है CHO, ये रहा अल्फा कार्बन, और इस पर एक नहीं बल्कि तीन अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो यही यौगिक देगा एल्डोल संघनन, एस्टाल्डेट ना। अच्छा बेंजोडिहाइड क्यों नहीं, देखिए जरा, C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए, ये रहा फंक्शन, ये रहा अल्फा कार्बन, बताइए यहाँ क्या हाइड्रोजन है, नहीं रह गया, नहीं रह गया ना भाई। कार्बन कितने बॉन्ड बाइस में बनाता है, 4 बॉन्ड, 2 3 4, है ना। तो यहाँ 4 बॉन्ड है पूरे, तो हाइड्रोजन लगने के चांस कोई है नहीं ना, तो नो अल्फा H, इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, है ना। और यहाँ देखिए, ये रहा फंक्शन, ये रहा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा बल्कि मेथाइल लगे, बीटा पे लगा हुआ है ना, तो ये भी नहीं देगा। विद रीजन समझिए क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, है ना। ऐसे कैनिजारो की कंडीशन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी ऑर्गेनिक लिए, एक्चुअली मैं जब इलाहाबाद पढ़ाता था तो मैं स्पेशली ऑर्गेनिक पार्ट को बहुत डिटेल पढ़ाता था, है ना, स्पेशलाइजेशन था मेरा ऑर्गेनिक, है ना। पढ़ने के लिए चाहे जो पढ़िए, लेकिन स्पेशलाइजेशन था, मतलब चाहे जिस लेवल से पढ़िए। लेकिन अब यहाँ क्योंकि हम इनके अकॉर्डिंग चलाते हैं, हमारा लेक्चर लगा हो पीरियडिक क्लासिफिकेशन और ये, है ना। तो अगर मैं इनसे बात करूँगा, अगर आप लोग लेकिन यार स्टैंड बनाइए, तो मैं वास्तव में बता रहा हूँ आपको, विशेष और कहीं और कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बस मेरा लेक्चर लेते रहे, केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग जाए, है ना। तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे अभी इसके पहले, हाँ पेयर टेबल की बात कर रहे थे। पेयर टेबल का ये रूपरेखा कि एस ब्लॉक तत्वों के लक्षण क्या है, पी ब्लॉक के क्या है, डी के क्या है, या जैसे डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, है ना। और डी ब्लॉक के तत्वों में उत्प्रेरक क्षमता होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनकी, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं ना, वेरिएबल बैलेंसिंग ना, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है ना,
हाँ हाँ, परिवर्ती संयोजकता माने जैसे आयरन 2+ दिखाता है, आयरन 3+ में भी एग्जिस्ट करता है ना। कॉपर 1+ में भी है, कॉपर 2+ में भी है। मैग्नीज 2+ से लेकर के 7+ तक दिखाता है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7+ तक जाती है। तो बताइए इनकी वैलेंसी बदलती रहती है, इसको क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता। और अक्सर जो डी ब्लॉक होते हैं ये इनकी सरफेस खुरदुरी होती है, इस पर अधिशोषण की क्रिया बहुत तेज होती है, इसीलिए दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप प्रयोग होते हैं। जैसे जब आप हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, N2+3H2 चेंज टू 2NH3, आपको पता है यहाँ आयरन लेते हैं कैटालिस्ट, मॉलिब्डेनम लेते हैं वर्धक, 500 डिग्री टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये कंडीशन होती है तब बनता है अमोनिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक। किस ब्लॉक का है, डी। ऐसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग है ना। ऐसे क्यूप्रिक क्लोराइड का क्लोरीन डीकैल्सिनेशन निर्माण में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, तो वो भी कॉपर है। मतलब मैक्सिमम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी अक्रिया के रेट को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा, बढ़ाने वाले पॉजिटिव कैटालिस्ट, घटाने वाले नेगेटिव, है ना। तो और जो अक्रिया की गति को, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दें। आयरन की सक्रियता थोड़ी देर बाद ये सरफेस घिसने लगता है, इसको इनहेंस करने के लिए, जैसे हम काम करते करते थक गए, है ना, अब कोई हमारा मिल जाए एनर्जी देने वाला प्रमोटर, है ना, कि चलो यार तुम फिर से एक्टिवेट हो जाओ, काम करना शुरू करो, है ना। ऐसे कंपाउंड कहते हैं वर्धक। क्या कहते हैं, यहाँ मॉलिब्डेनम क्या है, वर्धक है। अब कुछ होते हैं कि जब अक्रिया एक्सप्लोसिव नेचर की होती जाती है ना, तो उसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिला देते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता को ही चाट जाता है, खत्म कर देता है। ऐसे कंपाउंड कहते हैं उत्प्रेरक विष। क्या कहते हैं उसको, जैसे प्लेटिनम के लिए आर्सेनिक ऑक्साइड मिला दो तो प्लेटिनम की सक्रियता खत्म कर देता है, इसको कहते हैं, वो अब क्या बन गया, कैटालिटिक पॉइजन बन गया ना। तो इस प्रकार जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष। जैसे पैलेडियम के साथ DeSO4 रोजरमुंड अभिक्रिया में ये यूज होता है, पैलेडियम रिडक्शन करता है, और जब ये डाल देते हैं तो पैलेडियम की सक्रियता को घटा देता है, उत्प्रेरक विष हो जाता है ना। परिवर्ती संयोजकता दिखाना, अच्छा ये भी अच्छे प्रकार के उत्प्रेरक है। अच्छा डी ब्लॉक के एलिमेंट संकर यौगिक भी बनाते हैं, जैसे देखिए K4FeCN6, ये कंपाउंड आपने सुना होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें देखिए सेंट्रल मेटल में आयरन है ना। टेट्राअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक आध दो लेक्चर लगे थे कभी कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3-4 क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कॉपर है, टेट्राअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। तो ये सारे के सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये किस तरह काम आते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं। इनको कैसे यौगिक कहते हैं, मिश्र कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, है ना। इसीलिए इनकी बहुत डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत उपयोगिता है ना। और उसी प्रकार एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट ये इससे भी ज़्यादा, डी ब्लॉक से भी ज़्यादा अच्छी उत्प्रेरक क्षमता वाले हैं, अच्छे गुणों वाले हैं, परिवर्ती संयोजकता भी दिखाते हैं, लेकिन इन्हें कहा जाता है दुर्लभ मृदा तत्व, हिंदी में रेयर अर्थ एलिमेंट। ये प्रकृति में ज़्यादा मिलते ही नहीं हैं, है ना। इसीलिए इनका उपयोग करना बहुत महंगा प्रोसेस होगा, है कि नहीं। जब रेयर हैं, बहुत कम मिलते हैं ना, तो इनको कैसे उपयोगी, जो आसानी से मिल जाए, जैसे लोहा आयरन आसानी से प्रकृति में उपलब्ध है ना, कॉपर जिंक ये सब आसानी से मेटल उपलब्ध है। लेकिन यह ब्लॉक के एलिमेंट जिन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है, ये आसानी से प्रकृति में उपलब्ध नहीं, जबकि ये अच्छी उत्प्रेरक क्षमता वाले हैं, अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं ना, लेकिन ये उपलब्ध नहीं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होगा। पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के एलिमेंट होते हैं, धातुएं भी होती हैं, अधातुएं भी होती हैं, उपधातुएं भी होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातुएं, जिनमें ना तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना कम, यानी लिमिट मात्रा में कंडक्ट करती है, सेमी कंडक्टर बनाए जाते हैं इनके, है ना। तो अब इसका मैं सेकंड पार्ट यहाँ शुरू करता हूँ। हो सकता है आप लोग नोट्स दिया गया है कि नहीं, आप लोग को नोट्स दिया गया है। चलिए इसका पीरियडिक क्लासिफिकेशन, परमाणु त्रिज्याएं, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस,
कोवेलेंट रेडियस। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा, जब परमाणु आपस में अक्सर देखिए जो परमाणु होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं ना। जैसे आपका क्लोरीन परमाणु है, उसका नाभिक ये न्यूक्लियस है। दूसरा क्लोरीन परमाणु है, उसका ये है न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे बनता है ना क्लोरीन में बॉन्ड ना। तो जो परमाणु के क्लोरीन परमाणुओं के जो नाभिकों के बीच की दूरी है, इसे क्या कहा जाता है? अंतरनाभिकीय दूरी। क्या कहते हैं? अंतरनाभिकीय दूरी। अच्छा बताइए, इसी का आधा कर दें, सीधी सी बात है, इसी का आधा कर दें तो यही होगी परमाणु की त्रिज्या। क्या होगी बताइए? अच्छा आप क्या डिफाइन खुद कर सकते हैं आप, है ना, कि परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी को अंतरनाभिकीय दूरी कहते हैं और इसी के आधे भाग को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं ना। अच्छा, इसे सहसंयोजक त्रिज्या भी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परमाणु के मध्य मोस्टली बांड बनते हैं उन्हें कौन सा बांड का है? कोवेलेंट बांड ही बनते हैं ना। सबसे ज्यादा कोवेलेंट बांड बनाने वाले कौन? यौगिक हैं। अच्छा, जो आयनिक बांड बनाएंगे उनकी त्रिज्याओं, आयनों की त्रिज्याओं को आयनिक त्रिज्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या कह देने का मतलब है को मोस्टली क्योंकि परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सहसंयोजी बांड से जुड़ते हैं, इसलिए इनकी त्रिज्याओं को कोवेलेंट रेडियस भी कहा जाता है ना। अब अच्छा बताइए, अब परमाणु त्रिज्याओं पर जो ये आवर्ती गुणधर्म है, आवर्ती वर्गीकरण है, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, घटता है कि बढ़ता है, इन पर किसका इफेक्ट पड़ता है ना। तो इन सब बातों की चर्चा अब करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आता है ना, किसकी त्रिज्या बड़ी है किसकी त्रिज्या छोटी ना। अच्छा, परमाणु त्रिज्याओं पर दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने उसमें नोट्स बनाया है क्या? फर्स्ट पार्ट का नहीं बना तो सर लिखते भी जाइए। परमाणु त्रिज्याओं को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, पहला प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। पहला ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्ट में क्या कहते हैं? ENC। दो मेन फैक्टर इफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को, एक करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा इफेक्ट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कॉन्सेप्ट ये है, ENC यदि बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। अब आपको जानना पड़ेगा ENC है क्या, क्यों? प्रभावी ना कि आवेश ना। अगर यदि इसे समझ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो जाएगा, क्यों ENC बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस घटेगा, है ना। अच्छा देखिए, आप जानते हैं कि एक जो परमाणु होता है उसके सेंटर पार्ट में उसका क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या भरा होता है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से होता है ना। अगर ये प्लस है और उसके बाहरी कक्षाओं में डिफरेंट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ये भी आप जानते हैं ना। तो ये नाभिक का प्रोटॉन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षण बल से क्या करेगा? खींचेगा, राइट। तो बताइए, जिस तीव्रता के साथ नाभिक का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है
इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकी आवेश। अच्छा, जितना जबरदस्त खींचेगा तो बताइए साइज श्रिंक होती जाएगी, क्या होती जाएगी। अच्छा बताइए, कोई हमको तेज से खींचने वाला हो तो हम उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, न्यूक्लियस की तरफ। क्यों, कोई जैसे हम नेगेटिव हो, हमारे बगल कोई बाजू बड़ा प्रबल आकर्षण बल से हमको खींच रहा है तो हम उधर चले शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा, है ना। अब बात ये है, अब देखिए, अच्छा बताइए, जितना आकर्षण बल यहाँ लगेगा उससे कम यहाँ लगेगा, उससे कम यहाँ बाहरी कक्षा पर सबसे कम ना। तो बाहरी कक्षा पर जितना आकर्षण बल ये महसूस करेगा, अगर जितना ज्यादा महसूस करेगा तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगी ना, और जितना कम महसूस करेगा फ्री होगा, राइट है ना। इसका मतलब जितना आकर्षण बल बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, आकर्षण बल घट जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ना। यानी नाभिक में भरे हुए प्रोटॉन वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जितने आकर्षण बल से, जिस आकर्षण बल से अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकी आवेश, ठीक है ना। और ईएनसी बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घट जाएगा, है ना। अब बात ये है, ये तो बात रही थ्योरेटिकल बात की, ऐसे किताबों में भी लिखा हो सकता है, बता दिया जाता है, लेकिन ईएनसी निकालते कैसे हैं, हमें निकाल के प्रूव कर दूंगा। तो देखिए, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है और इसीलिए त्रिज्या घटती है। दूसरे, अगर जनरल कॉन्सेप्ट जैसे हाई स्कूल इंटर बच्चों की पढ़ाना है, आप बता सकते हैं कि देखो बेटा, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रॉपर्टी मेनली यहीं तक अध्ययन करते हैं क्योंकि अक्रिय गैसों का व्यवहार ही बिल्कुल अलग होता है ना। अब देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ बहुत है। लोग केमिस्ट्री को रटवाते हैं, है ना, कि ये रिएक्शन रट लो, रिएक्शन, सब कॉन्सेप्ट से बनता है ना। जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके कॉन्सेप्ट से ना, और बैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट से ना सब चलता है, और ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से सब कुछ चलता है। अब मैं बता दो, ये आपको याद है तुरंत खर्च से बता दोगे बिना रिएक्शन के ये बनेगा इसमें, है ना। आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये रीजन क्या काम करता है ना। अब देखिए आप, अब ऐसे बताना हो हाई स्कूल के या इंटर बच्चों को तो ऐसे बताया जा सकता है कि सर इसमें देखिए कक्षाएं दो दो ही बनी हैं, राइट। यहाँ न्यूक्लियस है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, फिर क्या है, यहाँ न्यूक्लियस है, पहले में 2, दूसरे में 2 हो गया, राइट। अब बताइए, जब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है ना, और आप जानते हैं ऐसे बता सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ना। इसका मतलब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, सीधी सी बात। तो आप ऐसे समझा सकते हैं, अच्छा बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बढ़ रहा है बाहरी कक्षा में, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से आयतन कम हो रहा है। बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्याएं घट जाएंगी, है ना। अगर कहते हैं लिथियम और फ्लोरीन में किसका बड़ा साइज है, लिथियम का, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा। जनरल कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन के कॉन्सेप्ट से, कि व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीजेस ना, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए हम बात किए हैं ईएनसी की, तो ईएनसी क्या है और कैसे प्रूव करेंगे। ईएनसी जानने के लिए मेन पॉइंट नोट भी करिए। ईएनसी हमने बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह होता है, प्रोटॉन, नाभिक का न्यूक्लियस का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। अब ईएनसी निकालते हैं फार्मूला से, ईएनसी इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड के जहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर है, क्या है बताइए, एटॉमिक नंबर है। सिग्मा क्या है, स्लेटर कांस्टेंट, स्लेटर कांस्टेंट। ये जल्दी ये सब बीएससी पढ़ाया जाता है, वहाँ नहीं, लेकिन आप जान लीजिए, प्रूव करने जा रहा हूँ मैं। स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा, यदि स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा कैसे निकाला जाता है ये मालूम हो जाए तो ईएनसी आप निकाल के रख देंगे, राइट ना। तो अब देखिए आप, जो सिग्मा निकालने का है, सिग्मा का एक फार्मूला है ना, वाह कोस के इलेक्ट्रॉन -1 गुणे 0.35 प्लस n-1 कोस के इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस n-1 कोस के पहले के समस्त इलेक्ट्रॉन इंटू 1
ये कर देंगे आप तो निकल जाएगा स्लेटर कांस्टेंट जेड, है ना। अब उसके बाद एटॉमिक नंबर में घटा देंगे, ENC की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और हम देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर प्रूव कर देंगे, ये देखो ENC बढ़ रहा है और इसीलिए त्रिज्या घट रही है ना। अब देखिए, अब इसी एक लाइन का ENC निकाल के देख लीजिए अपने आप पता, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ये कंडीशन है। फार्मूला देखिए, अब पहले फार्मूला लिख लीजिए। देखिए अब मैं सिग्मा निकालने जा रहा हूँ, उसके बाद ENC निकलेगा। अच्छा देखिए फार्मूला देखिए, एप्लीकेशन जब देखेंगे तब आप समझ जाएंगे क्या कह रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, y कोस के इलेक्ट्रॉन -1 गुणे 0.35, y कोस के इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 1, 1 - 1 0, 0 गुणे 0.35 0 हो गया ना। पहला देखिए 0 प्लस बस आ गया, 0 क्यों लिया, बाय कोस के इलेक्ट्रॉन को घटा दिया, 0.35 से गुणा कर दिया, है ना, तो 0 आ गया है ना। इसके लिए निकालना होगा, देखिएगा। अच्छा n-1 यानी वाहितक कक्षा से एक पहले वाला कोस, वाहितक कक्षा से एक पहले वाला ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यदि n-1 कोस के इलेक्ट्रॉन यानी 2 गुणे 0.25, राइट ना। ये देखिए 2 गुणे 0.25। अच्छा बताइए, अब इसके पहले है ही नहीं है कुछ, तो ये वाला अब यहाँ फार्मूला यूज नहीं होगा, यानी n-1 कोस के पहले समस्त इलेक्ट्रॉन अब इसके जितने भी पीछे होंगे, जैसे 2 8 12 2 होता मान लीजिए, इसमें से एक घटा करके 0.35 से गुणा करते, राइट। इसमें से n-1 है ना, 12 गुणे क्या करते 0.85 करते, राइट। और उसके पहले जितने भी कोस के इलेक्ट्रॉन हैं सब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए और उसमें से एक से गुणा करो, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो यही आ जाता है उसका सिग्मा, है ना। लेकिन बताइए यहाँ तो 2 ही कक्षा है, बस इतना ही फार्मूले का इतना ही पार्ट यूज होगा, क्यों। अच्छा बताइए, ये 2 × 0 2 2 16 17 1.70 आ गया, क्या आ गया। अच्छा बताइए इसमें क्या आएगा, 1 गुणे 0.35 हो जाएगा। अरे बाहरी कक्षा में कितने 2 में से घटा दिया 1 गुणे 0.35, राइट ना। और ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा 2 गुणे 0.85, इसका मतलब है इसमें 0.35 बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट देखें अगर तो बताइए इतने का ही तो अंतर आएगा ना, हर बार 0.35 बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि बताइए 3 में से 1 घटाएगा 2 गुणे 0.35, क्यों, वही वैल्यू तो बढ़ेगी, ये वाली तो कांस्टेंट आएगी ना, 2 से ही गुणा करेंगे ना। तो चाहे तो आप देख लीजिए कि इसका 0.35 × 1 प्लस 2 गुणे 0.85, ये देखिए 0.35 प्लस 1.70, यही तो होगा, बराबर क्या हो जाएगा 2.05। क्या आया, इसमें से कितना अंदर 0.35 का अंदर है ना। अब 0.35 के अंदर जोड़ते चले जाइए, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए ये क्या हो जाएगा, फिर इसका कितना आएगा 2.40, इसका कितना आएगा 2.75, 35 जोड़ दिया ना। इसका कितना आएगा 3.10, 35 जोड़िए, 5 15 7 3 11 12, ये 0.35 पे जोड़ोगे 5 15 0 से लगाए 7 15 10 हाँ 3.01, इसका कितना आएगा 3.10 आएगा ना। और ये कितना आएगा 35 तक आता है 3.45, ये कितना आएगा 30 70 75 85 3.80, ये कितना आएगा फिर जोड़ दीजिए 4 पॉइंट समथिंग ना, 4 पॉइंट, हाँ भाई गुड मॉर्निंग। अरे हाँ एक्चुअली आज अपने क्लास थी ना, मैंने बताया था
अभी अभी मैं आ रहा हूँ 9:30 बजे यहाँ छूट जाऊँगा। तो अरे वहाँ डाइट में ट्रेनिंग होगी ना उसकी वाली। अरे 9:30 तैयार क्लास तैयारी वो मुख्यमंत्री जो विजय योजना चल रही ना, बस मैं निकल रहा हूँ 5 साल का। ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये आया। अच्छा अभी अभी ENC नहीं निकला है। अब ENC बराबर क्या हमने बताया था, Z माइनस सिग्मा। परमाणु क्रमांक की Z है, इसका परमाणु क्रमांक 3। बताइए 3 में से 1.70 घटा दोगे क्या आएगा, 2.30 आएगा, है ना। ये आई ENC की वैल्यू, राइट। अब यहाँ देखो ये इसका परमाणु क्रमांक 4 में से 2.05 घटाओ कितना आ जाएगा, 1.30 होगा ना। हाँ अब ये क्या हो जाएगा बताइए, 1.8595 ना। हाँ हाँ बताइए, नमस्ते। हाँ अभी तो यही है, आ जाए क्या। नहीं अभी तो यही है, हम 3 होके जाएंगे, 3 को आएंगे क्या। अच्छा हाँ अभी रूम पे है, जो मेरे मूल्यांकन हो रहा है, कापियाँ चेक हो रही है, मैं रहूँगा, ठीक है। हाँ बताइए, ठीक। ये देखिए 2.60 आ रहा है, इसके आ जाएगा 6, कार्बन का 6 होता है ना, 6 माइनस 3.10 2.90। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए 1.30 1.95 2.60 2.90। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, ENC बढ़ रहा है ना। आपको निकालने की जरूरत किसकी थी, स्लैटर कांस्टेंट की ना। और फिर Z में उसके परमाणु क्रमांक में घटा दिया, घटा के प्रूव कर दिया। किताबों में केवल यही लिखा होता बाएं से दाएं जाने भी ये होता है, ये होता, कॉन्सेप्ट नहीं देता एकदम क्लियर कैसा क्यों ना। हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि ये ENC इससे निकाला जाता है, फार्मूले से ना, स्लैटर कांस्टेंट जरूरत होती है ना। और इतने घटा दी, आप देख रहे हैं ये घटाते जा रहे हैं, और इधर से इधर बाएं से दाएं जाने पर ENC का मान बढ़ रहा है, और ENC बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस घट रहा है। क्योंकि ENC का मतलब आप समझ चुके हैं कि प्रभावी नाप की जितनी तेजी से खींचेगा वो ना, राइट ना। इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं ENC बढ़ने के साथ साथ घटने लगती हैं ना। अच्छा ऊपर से नीचे का भी कॉन्सेप्ट बता दो। उस ऊपर से नीचे तो कोई वही नहीं है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। अब इसमें देखिए 2881 यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ रही है। दूसरा कारक मैंने बताया था मुख्य क्वांटम संख्या। अब आप देख रहे हैं 2 कोष बन रहा है, इसमें 3 कोष, इसमें नीचे जाए 4 कोष। सीधी सी बात है, नाभिक से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट ना। इसका मतलब व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस आर इंक्रीजेस ना। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ENC इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए ना, कि हमारा ऊपर यानी वर्ग में, जिसे आप क्या कहते हैं वर्ग में, ऐसे हिंदी में लिखा होता है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, इसलिए परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती है। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगे ना। और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि घनत्व बढ़ता है बाहरी कक्षा में, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, एक तो ये कॉन्सेप्ट से त्रिज्याएं घटती है ना। और दूसरा हमने बता दिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगली बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जिस आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा उतना ही एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चाहे ये फार्मूला उतार लिए होंगे, इस तरह माइनस करके सबका निकाल लेंगे आप, है ना। तो ये एटॉमिक रेडियस पे कल मैं, एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, अभी मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, फिर आयनिक रेडियस, इसमें जितनी प्रॉपर्टी है एक को बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अपवाद है इन दोनों में, है ना। आयनन विभव में अपवाद है, इलेक्ट्रॉन बंधुताओं में अपवाद है ना।
ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होती है, कौन मोर एसिडिक कौन मोर बेसिक ना, और धात्विक लक्षण कैसे बढ़ता है, सारी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक के बारे में बताऊंगा, है ना, इस पीरियड टेबल में किसका ज़्यादा क्यों ज़्यादा क्या कैसे, क्षारीय प्रबलता, अम्लीय प्रबलता, ये सब कुछ मैं इसी टॉपिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कल मेरी क्लास फिर चलेगी, जिसको इन्फॉर्म करना हो बता दीजिएगा ना, और नोट करते जाया करेंगे, क्योंकि नोट्स नहीं दिया जाता है ना आप लोग, क्या ऐसे समझा दिया जाता है, एक्चुअली ऐसे बताने पे क्या होता है, कुछ चीज़ें दिमाग में अस्थायी बनी, कुछ गायब हो गई, है ना। तो अगर नोट डाउन कर लेंगे तेज़ी से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लेक्चर दिए जाते हैं तरीका ये है कि विधिवत नोट्स दिए जाएँ, है ना, और उस पर व्याख्या की, जब आप लिखेंगे ना एक बार तो आपका दिमाग बाद में जाके पढ़ेंगे उसको, है ना, तो कॉन्सेप्ट जो अस्थायी बिल्डअप होता है ना, ऐसे बोल दिया एक कान से सुने फिर जा, बहुत सारी चीज़ों को प्रभाव पड़ता है, मेमोरी पर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें दिमाग में आई, कुछ चीज़ें निकल गई, है ना, तो ये चीज़ ना हो, नोट्स प्रॉपर बनाइए ना, जब तक मेरी क्लास चलेगी। हम कोशिश करेंगे दिवाली बाद ऑर्गेनिक के भी लगवाऊंगा अपने लेक्चर ना तो बेस बना करके पढ़ेगा। अभी मैं एक्चुअली बहुत अच्छी तरह फिट नहीं हूँ, बीच बीच में वीकनेस रहती है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मैक्सिमम लेक्चर ले लूँ, ठीक है ना, और रेगुलर रहिएगा, ठीक है। अब बेटा कल चलेगा 8 बजे से, ठीक है।